हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल सी एस लॉ एंड साइट। सो आज हम लोग करने वाले इकोनॉमिक्स का मैराथन। सबसे पहले चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। अभी हाई लोग का उतना टाइम नहीं है, तुम्हारे पास भी है एंड मेरे पास भी नहीं है। आज हम लोग पहला चैप्टर करेंगे डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। सबसे पहले मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, डिमांड क्या होता है? तो तुम क्या बोलोगे? अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं डिमांड क्या होता है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा कि डिमांड मतलब कोई चीज़ चाहना, कोई चीज़ चाहना कि वो हमारे पास हो। तुम्हारा आंसर ये होगा। तो देखो, आंसर यही है। डिमांड का मतलब यही होता है कोई चीज़ का डिज़ायर कि वो चीज़ तुम्हारे पास हो। बट ना, इकोनॉमिक्स उसको थोड़ा अलग से और डिफाइन करता है। इकोनॉमिक्स बोलता है कि सिर्फ डिज़ायर टू परचेज अ गुड्स डिमांड नहीं हुआ, डिज़ायर के साथ साथ विलिंगनेस भी होना चाहिए। यानी तुम चाहने के साथ साथ तुम पैसे देने के लिए भी तैयार हो। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, अभी गोल्ड का प्राइस 1 लाख रुपया है। मैं चाह रहा हूँ, मेरे पास डिज़ायर है कि मैं गोल्ड परचेज करूँ। बट ना, दिक्कत ये है कि अभी 1 लाख रुपया है प्राइस, तो मैं विलिंगनेस, मेरा मन अभी मना कर रहा है कि भाई अभी पैसे पे मत करो। यानी कि इकोनॉमिक्स बोलता है कि तुम्हें चाह होना चाहिए कोई सामान खरीदने का, और उस चाह के साथ तुम पैसे भी पे करने के लिए तैयार हो, विलिंगनेस टू पे द प्राइस फॉर सच गुड स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विस। यानी कि अभी मैं क्या गोल्ड का डिमांड क्रिएट कर रहा हूँ? द आंसर इज नो। क्यों मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि भाई मेरे पास डिज़ायर तो है, मैं गोल्ड खरीदना तो चाहता हूँ, बट अभी जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस मैं नहीं पे करना चाहता। यानी अभी मेरा विलिंगनेस नहीं है पे करने का, तो मैं अभी डिमांड नहीं क्रिएट कर रहा हूँ गोल्ड का। इसका एक और एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। लेट सपोज हर हर लड़कों का एक सपना होता है कि भाई उसके गार्डन में एक बड़ी अमीर गाड़ी, एकदम खतरनाक वाली, एकदम लैम्बोर्गिनी लगा रहे। ठीक है, हर लड़कों का, लड़की का भी होता होगा। भाई मेरे को नहीं पता कि लड़कियों का गाड़ी में उतना इंटरेस्ट है कि नहीं, कार में, बट लड़कों को होता है। ठीक है, तो लेकिन उनको डिज़ायर है। तो क्या वो डिमांड क्रिएट कर रहे हैं? नहीं, वो डिमांड नहीं क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि भले ही उनके पास डिज़ायर है बट उनके पास पैसे नहीं है, लैम्बोर्गिनी परचेज करने का पैसे ही नहीं है। तो वो विलिंगनेस टू पे तो है ही नहीं, मतलब वो पे कर ही नहीं सकते क्योंकि पैसे ही नहीं है भाई। तो क्या वो इंसान डिमांड क्रिएट कर रहा है लैम्बोर्गिनी का मार्केट में? द आंसर इज नो। वो डिमांड नहीं क्रिएट कर रहा है। डिमांड वही क्रिएट कर सकता है जिसके पास पैसे भी हो और वो सामान खरीदना चाह भी रहा है एंड पैसे देने के लिए तैयार भी है। ये तीन चीज़ होगा तो ही डिमांड क्रिएट होगा। अब क्वेश्चन आता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? देखो, सिंपली मैं बोलूँगा, कोई भी कॉमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ता है तो उसका डिमांड घट जाता है, और कोई भी कॉमोडिटी का प्राइस घटता है, डिमांड बढ़ जाता है। क्या यहाँ तुमको इन्वर्स रिलेशन देखने को मिल रहा है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। तो इसी को तो लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। अरे एक एग्जांपल्स मैं बोलूँगा। अभी मान लो ओनियन, ओनियन बोले तो प्याज, ओनियन चल रहा है 100 रुपीज़ kg। ठीक है, तो लोग अभी ज़्यादा कंजप्शन करेंगे। लेकिन जैसे ही ये 100 से 200 kg हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, तो लोग क्या करेंगे? उसका कंजप्शन कम कर देंगे। यही करते हैं ना लोग। जो सब्जी महंगा हो जाता है उस सब्जी को छोड़कर दूसरे सब्जी खाने लगते हैं, उस सब्जी को कम कर देते हैं खाना। यही लोग करते हैं कि नहीं? प्राइस कोई भी चीज़ का अगर बढ़ जाता है तो लोग उसका डिमांड ही घटा देते हैं। बस सिंपल सा यही लॉ ऑफ डिमांड भी बोलता है, एंड ये उसका डायग्राम है। देखो, जब 60 रुपीज़ प्राइस था तो लोग 400 यूनिट्स डिमांड करते थे, बट जैसे ही प्राइस 40 हो गया, डिमांड बढ़ के हो गया 800। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। फिर कुछ अजम्पशंस है, यानी लॉ ऑफ डिमांड में भी कुछ अजम्पशंस है। ये सारे अजम्पशंस लिखा हुआ है, यानी कि जैसे कि इन सारे चीज़ों को क्या बोला गया है? कांस्टेंट। इन सारे चीज़ों को बोला जाता है कि ये सब फैक्टर है ही नहीं, बस प्राइस और डिमांड है। इनकम, प्रेफरेंस, फैशन, एक बार बस रीडिंग मार लेना, आ सकता है। व्हाट आर द अजम्पशंस? फॉलोइंग आर द अजम्पशंस, ऐसा करके। ठीक है, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब कुछ एक्सेप्शन भी है लॉ ऑफ डिमांड में। यानी मैंने क्या बोला? प्राइस घटेगा, डिमांड बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घट जाएगा, ये मैंने बोला। बट हो सकता है कभी कभी प्राइस बढ़ रहा है एंड डिमांड भी बढ़ रहा है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। सबसे पहला है ग्रिफिन गुड्स, यानी कि सर रॉबर्ट ग्रिफिन के नाम पे पड़ा है। ये इन्फीरियर गुड के केस में होता है। इन्फीरियर गुड मतलब खराब क्वालिटी के गुड्स। लेट सपोज अभी किसी एक इंसान का इनकम 100 रुपीज़ है, तो वो जो चावल खरीदेगा वो कम क्वालिटी वाला, खराब क्वालिटी वाला चावल परचेस करेगा। ठीक है, बट वही उसका इनकम अभी बढ़ जाए, वो 10,000 रुपीज़ पर मंथ खाने मतलब 10,000 पर मंथ उसका इनकम हो जाए, तो फिर वो कितने का परचेस करेगा? तो फिर वो ज़्यादा परचेस करेगा, मतलब अच्छे क्वालिटी का बासमती राइस परचेस करेगा। तो भले ही सुपीरियर इंफीरियर गुड का प्राइस घट रहा हो, बट अगर
इनकम में चेंजेस होता है तो भाई भले ही प्राइस घट रहा है तो लोग उसका डिमांड ना करके लोग अच्छे क्वालिटी पे चल जाते हैं, सुपीरियर क्वालिटी पे चल जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिफन गुड्स। दूसरा होता है स्नोब अपील। स्नोब अपील क्या होता है? सिंपली कुछ गुड्स बेचे ही जाते हैं क्योंकि वो एक्सपेंसिव है। एक वर्ड में एग्जांपल में ख़त्म करूँ, डायमंड। डायमंड मार्केट में बिक ही रहा है क्योंकि वो एक्सपेंसिव है। डायमंड का प्राइस बढ़ता है तो लोग डिमांड कम नहीं करते और डिमांड लोग ज़्यादा खरीदने का सोचते हैं क्योंकि सोचते हैं फिर फ्यूचर में और बढ़ेगा। तो इन शॉर्ट बोलूँ तो डायमंड बिक ही रहा है उनके प्राइस के कारण। थर्ड वन इज स्पेक्युलेशन। ये क्या होता है? जब पीपुल ना देखते हैं कि भाई, एक एग्जांपल लेता हूँ उसका, चलो छोड़ो। लॉकडाउन जब लग रहा था तो लोगों को ऐसा लगा कि भाई फ्यूचर में सारे गुड्स का प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा क्योंकि लॉकडाउन लग रहा है। तो लोग ना अभी ही परचेस करके सोच रहे थे कि स्टोर कर ले, तो अभी प्राइस बढ़ रहा है, लोग फिर भी परचेस किए जा रहे ये सोच के कि भाई फ्यूचर में और बढ़ जाएगा। इसी को स्पेक्युलेशन बोलते हैं। जैसे अभी गोल्ड का प्राइस 1 लाख हो गया है, कुछ लोग ऐसे सोच के अभी गोल्ड ले रहे होंगे कि भाई अभी ले लेता हूँ और बढ़ेगा फ्यूचर में। तो भले ही गोल्ड का प्राइस बढ़े जा रहा है बट फिर भी लोग डिमांड कम नहीं कर रहे, डिमांड बढ़ रहे हैं। तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन क्रिएट हो गया। फिर आता है कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायस। ये क्या हुआ? देखो, मेरे को पनीर बहुत पसंद है एंड पनीर का प्राइस बढ़े घटे मेरा कंजप्शन उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या लॉ ऑफ डिमांड फेल हुआ कि नहीं? हाँ बिल्कुल फेल हुआ। मैं पर्सनल बायस हूँ उसकी तरफ, ठीक है। गुड्स मेरे को प्राइस बढ़े घटे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को जितना कंजप्शन चाहिए मैं करूँगा ही। तो ये भी लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन हो गया। अब आ जाते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई क्या हुआ? देखो, जब प्राइस बढ़ता है लोग डिमांड कम करते हैं, बट अगर तुम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जब प्राइस कोई चीज़ का बढ़ रहा है तो सप्लायर क्या सोचेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करूं ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो ज़्यादा सप्लाई करना चाहेगा ताकि प्राइस कम हो, मतलब सॉरी प्रॉफिट ज़्यादा हो। एंड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो डिमांड कम करना चाहेगा। तो बस इसी तरह डिमांड को यहाँ से हटा दो। अब प्राइस कोई चीज़ का अगर घट रहा है तो सप्लायर क्या करेगा? सप्लाई अपना कम कर देगा क्योंकि उससे उसको प्रॉफिट नहीं निकल रहा है। इसी को लॉ ऑफ सप्लाई भी बोलते हैं एंड ये डायरेक्ट रिलेशन है क्योंकि यहाँ प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस घटेगा सप्लाई भी घटेगा। वहाँ डिमांड घट रहा था तो प्राइस बढ़ रहा था, ठीक है। अब प्राइस घट रहा था तो डिमांड बढ़ रहा था। वहाँ उल्टा चलता है, यहाँ सीधा चलता है, ठीक है। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पे भी अदर फैक्टर्स को इक्वल रखा जाता है, यानी बाकी सारे फैक्टर्स को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। यहाँ अजम्पशंस दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, एक यहाँ क्वेश्चन आता है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो देखो इस ग्राफ में समझो, ये है सप्लाई का ग्राफ, ठीक है, ये है डिमांड का ग्राफ। जिस टाइम यहाँ पर तुम्हें देख रहा होगा ये एरिया जहाँ पर सप्लाई और डिमांड मीट कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब वैसा पॉइंट जहाँ पर जितना लोग डिमांड कर रहे हैं उतना ही सप्लायर सप्लाई कर रहा है, उसी को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यहाँ एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। देखो 100 रुपीज़ प्राइस है एंड लोग 5 क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। एंड सप्लायर सप्लाई कर रहा है 50 क्वांटिटी, सरप्लस बच रहा है 45 का, ठीक है। फिर धीरे धीरे प्राइस घटते जा रहा है, ठीक है। एंड लोग क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, वो क्वांटिटी डिमांड बढ़ाते जा रहे हैं और क्वांटिटी सप्लाई जो है वो घटते जा रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट आएगा, वो सब छोड़ो, यहाँ मेन पॉइंट यहाँ देखने वाला ये है। 60 पे एक पॉइंट आया, यानी प्राइस जब 60 था तो लोग 25 क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे एंड सप्लाई भी कितना हो रहा था? 25। कुछ नहीं बच रहा था, जीरो, ना शॉर्टेज था, ना सरप्लस था, ना शॉर्टेज था। यानी ये पॉइंट जो हो गया वो हो गया इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट हो गया इक्विलिब्रियम। अब इसके नीचे और ऊपर जो है, या तो डिमांड ज़्यादा रहेगा सप्लाई कम रहेगा, या फिर सप्लाई ज़्यादा रहेगा डिमांड कम रहेगा। जैसे यहाँ पर केस है, इसके ऊपर वाले पार्ट में सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम हो गया है, इसके नीचे वाले पार्ट में सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा हो रहा है। तो बस ये बात है,
ऊपर नीचे हमेशा डिफरेंस रहेगा, मिडिल में जो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वहाँ इक्वल रहेगा क्वांटिटी सप्लाई एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अभी तक हम लोग क्या समझे कि देखो प्राइस में चेंज होता है तो डिमांड में चेंज होता है, यही पढ़े। बट कितना चेंज होता है, क्वेश्चन ये आता है कि आखिर कितना चेंज होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बताता है हाउ सेंसिटिव द डिमांड फॉर अ गुड्स इज चेंजेस इन अदर इकोनॉमिक वेरिएबल मेनली प्राइस एंड इनकम। यानी कि ये सिंपली बताता है कितना क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता है प्राइस के चेंज होने के कारण। प्राइस में अगर चेंज हुआ है तो क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज होगा, चेंज होगा ये सबको पता है, बट कितना होगा ये बताता है कौन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये फॉर्मूला है, एक बार याद कर लेना, ठीक है। कभी एग्जामिनेशन में कभी कभी क्या हमेशा ये फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। चलो अब टाइप्स बात करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने टाइप्स होते हैं। अगर नीचे साउंड आ रहा है तो थोड़ा सा देख लेना, कुछ काम चल रहा है, ठीक है, बीच बीच में साउंड आता ही रहता है यहाँ पर। टाइप्स पढ़ते हैं, सबसे पहला परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये क्या होता है, प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है बट डिमांड में देखो कितना चेंज हो रहा है। स्मॉल चेंज इन प्राइस, मेजर चेंज इन डिमांड, यानी प्राइस में थोड़ा सा चेंज हुआ बट डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। दूसरा होता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि प्राइस में भाई चेंजेस होए जा रहे हैं बट डिमांड में कोई चेंजेस ही नहीं है, डिमांड जैसा था वैसा ही है। जैसे मेरे पनीर वाले केस में प्राइस बढ़े घटे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पनीर का जो मैं डिमांड कर रहा हूँ उतना ही करता रहूँगा। तो यहाँ पे सेम बात यही बोला जा रहा है, डिमांड जो में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है प्राइस के चेंज के कारण, ठीक है। फिर बात करते हैं थर्ड वन इज रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होता है, प्राइस में जो चेंज हो रहा है ना उससे ज़्यादा डिमांड में चेंज हो रहा है। यानी लेट सपोज प्राइस 5% से इंक्रीज, 5% से डिक्रीज हुआ, 5 नहीं 10 रखो, प्राइस 10% से डिक्रीज हुआ किसी कॉमोडिटी का, लेट सपोज पनीर का ही, पनीर का प्राइस 10% से कम हो गया और डिमांड जो है वो 5% से इंक्रीज, 20% से इंक्रीज हुआ, 20% से इंक्रीज हुआ। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, चेंज हुआ प्राइस में बट उससे ज़्यादा बिगर परसेंटेज में चेंज हुआ डिमांड में। प्राइस 10% से घटा तो डिमांड भी 10% से बढ़ना चाहिए बट डिमांड 20% से बढ़ा, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, ठीक है। फिर रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड, ये क्या होता है, लेट सपोज प्राइस में चेंज हुआ बट उससे कम चेंज हुआ डिमांड में। ठीक इसका ऊपर वाला का उल्टा एग्जांपल, पनीर में मान लो पनीर का प्राइस डिक्रीज हुआ 10% से एंड क्वांटिटी जो डिमांड है वो इंक्रीज हुआ कितने परसेंट से पता है, 5% से। 5% से डिक्रीज हो गया 10% से, लेकिन प्राइस डिमांड कितना से हुआ, बस 5% से। यानी प्राइस में चेंजेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटी डिमांडेड। एंड लास्ट वन बहुत इजी वाला, ऊपर वाले एग्जांपल में जितने से प्राइस चेंज हुआ उतना सही डिमांड, यानी प्राइस में 10% से डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांड कितना से इंक्रीज होगा, 10% से। इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये देखो एकदम ऐसा ग्राफ बनेगा, यहाँ पर तुम ये देख सकते हो, थोड़ा चेंज हुआ इन्फिनिटी चला गया, एकदम चेंज नहीं हुआ 0 हुआ, ठीक है। ज़्यादा चेंज हो रहा है तो ग्रेटर देन 1, कम चेंज हो रहा है स्मॉलर देन 1, ठीक है। एंड यूनिटरी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, बस ये तुमको याद करना होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी को मतलब इफेक्ट करते हैं। अब देखो इस फैक्टर में बहुत सारी बातें लिखी हुई है बट तुम्हें मेन जो याद करना है वो है ये प्राइस लेवल, सब्स्टिट्यूट, नेसेसिटीज़, यानी इन पॉइंट्स याद कर लेना है क्योंकि डिफिनेशन यहाँ तुमसे कोई नहीं पूछ रहा। एक बार बस रीडिंग मारना है, इनको पढ़ लेना है, क्वेश्चन इन्हीं से आएगा क्योंकि ऑप्शन तुम्हारे पास है, ठीक है। ये सारे चीज़ तुमको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इसका मैं बता देता हूँ क्या मेनली लिखा है। जैसे नेसेसिटी के केस में प्राइस चेंज होगा, बढ़ेगा, घटेगा, वो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है नेसेसिटी के केस में। क्यों? क्योंकि भाई आटा, चावल, ये सब लोग क्या करते हैं भाई, प्राइस अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ ही रहा है, चीनी का भी प्राइस बढ़ गया तो लोग क्या कंजप्शन रोक दे, नहीं भाई, वो एसेंशियल नेसेसिटी गुड्स हैं, उनका कंजप्शन नहीं रोका जा सकता, तो इसलिए वो जो है इफ़ेक्ट करते हैं। तो वही बात यहाँ पर खाली लिखा हुआ है।
अब बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुआ? अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, यही पढ़ रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इनकम में चेंज होने के कारण डिमांड में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, एक बार देख लेना। टाइप्स देख लो। पहला निगेटिव डिमांड, मेरा इनकम बढ़ा एंड मैंने कोई कमोडिटी परचेज करना ही छोड़ दिया, उसका डिमांड ही खत्म हो गया। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। इन्फीरियर के गुड के केस में, खराब क्वालिटी के गुड्स के केस में, मान लो मैं अभी खराब क्वालिटी का चावल खा रहा हूँ एंड अभी मैं अच्छा कमाने लगा, मेरे को 50,000 1 लाख रुपीज़ पर मंथ आने लगा, तो मैं खराब क्वालिटी का जो सामान है उसका डिमांड ही नहीं करूँगा, मैं सीधा बासमती राइस पे शिफ्ट करूँगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव डिमांड। दूसरा जीरो डिमांड। जीरो डिमांड क्या? इसेंशियल गुड के केस में। अरे सिंपल सा बात है, अभी अगर तुम जितना खाना खा रहे हो, इसेंशियल कमोडिटी जितना तुम खा रहे हो, रोटी चावल, ठीक है, जितना तुम कंजप्शन कर रहे हो, तुम सीएस बनने के बाद भी तो उतना ही कंजप्शन करोगे। थोड़ी है भाई तुम अभी 1 प्लेट चावल खा रहे हो, सीएस बनने के बाद तुम 5 प्लेट चावल खाने लगोगे, खाना तो उतना ही खाओगे। हाँ वो अलग बात है कि भूख बढ़ जाए तो वो अलग बात है, बट कंजप्शन तो वही रहेगा ना तुम्हारा। तो वहाँ पर जीरो डिमांड होगा। इनकम बढ़े घटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना मंगवा रहा हूँ उतना मंगवाऊंगा मैं। फिर उसके बाद होता है एक यूनिटी। यूनिटी क्या होता है? सेम ऊपर वाला ही बात, सब कुछ सेम ही लिखा हुआ है। जितना से मेरा इनकम बढ़ा उतना से ही मैंने किसी का डिमांड बढ़ाया, उसको हम लोग यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, फिर ग्रेटर देन यूनिटी, यानी डिमांड जो कॉमोडिटी का है वो बढ़ा है ज़्यादा से इनकम से, यानी मेरा इनकम थोड़ा बढ़ा, मैंने डिमांड ज़्यादा किया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन यूनिटी। एंड ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 1, इसमें सिंपली क्या है? मेरा इनकम इतना बढ़ा एंड डिमांड मैंने इतना बढ़ाया, यानी इनकम से थोड़ा कम रखा है मैंने, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन यूनिटी। क्या सारा बात ऊपर वाला ही है कि नहीं? बिल्कुल है, बस नाम अलग है। एक बार रीडिंग मारना, मैटर ही खत्म। फिर आता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या होता है ये समझना। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि एक प्राइस में चेंज होने के कारण दूसरे कॉमोडिटी में कितना चेंजेस हो रहा है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि क्वांटिटी 1 के प्राइस में अगर चेंज होता है, क्वांटिटी 1 के प्राइस में चेंज होता है तो क्वांटिटी 2 का डिमांड पे क्या इफेक्ट करेगा, वो हम लोग अब पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी इसी के बारे में बात करता है, यानी एक कॉमोडिटी का प्राइस से दूसरे कॉमोडिटी के डिमांड पे क्या इफेक्ट करेगा। यानी अब यहाँ पे 2 प्रोडक्ट है तुम्हारे पास, अभी तक हम लोग सिर्फ एक प्रोडक्ट पे देख रहे थे, अब हम लोग 2 प्रोडक्ट पे देखेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये 3 तरह का होता है। सबसे पहला इन्फिनिटी, परफेक्ट सब्सटीट्यूट के गुड के केस में। लेट्स एग्जाम्पल, अभी चाय का प्राइस बढ़ जाए, लोग कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे कि नहीं, होंगे कि नहीं? तो क्या यहाँ पर टी का प्राइस बढ़ने से डिमांड किसका बढ़ गया? कॉफ़ी का। क्या ये हुआ कि नहीं? तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये इन्फिनिटी का केस है। ठीक है, दूसरा जीरो का केस। जीरो बोले तो यानी एक प्रोडक्ट, अरे यार, एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा लेकिन दूसरे का डिमांड पे कोई असर नहीं है। ये मेनली होता है नॉट रिलेटेड गुड्स, यानी ऐसे गुड्स का जिनका दोनों में कोई आपस में कोई मेल ही नहीं है। लेट्स एग्जांपल, पेन का प्राइस बढ़ा, क्या उससे मोबाइल का डिमांड घट जाएगा या बढ़ जाएगा? ऐसा कुछ होगा भाई? मतलब पेन के प्राइस से मोबाइल का क्या ही लेना देना। तो ये हो गया क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो। एंड थर्ड वन इज निगेटिव। ये कॉम्प्लीमेंट्री के गुड के केस में होता है, यानी मान लो इंक का प्राइस बढ़ गया तो क्या पेन का डिमांड भी घट जाएगा? बिल्कुल घटेगा, क्योंकि इंक और पेन कॉम्प्लीमेंट्री है, साथ साथ आते हैं। ठीक है, तो अगर इंक का प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियस सा बात है लोग पेन का डिमांड भी कम कर देंगे। तो ये हो गया क्रॉस इलास्टिसिटी निगेटिव। ये 3 टाइप्स हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत? एंड अब बात करते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड और एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। सबसे पहला इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है वो देखो। तो देखो, मान लो प्राइस किसी दूसरे रिलेटेड गुड्स का चेंज हो रहा है और उस कारण से डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। यानी किसी एक गुड्स का, कोई रिलेटेड गुड्स है, यानी उससे मिलता जुलता गुड्स, सब्स्टिट्यूट मान लो या कॉम्प्लीमेंट्री मान लो, उसके प्राइस में अगर चेंज हो रहा है तो दूसरे गुड में अगर डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड। ठीक है, देखो
इंक्रीज इन डिमांड, जब डिमांड चेंज होता है नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इट इज कॉल्ड इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। यानी मेनली प्राइस के कारण नहीं, अदर फैक्टर्स भी हैं, उसके इंक्रीज और डिक्रीज को हम लोग बोलेंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, इसका एक ग्राफ है, देखो अगर इंक्रीज होगा तो वो राइट वर्ड शिफ्ट करेगा, और अगर डिक्रीज होगा तो वो लेफ्ट शिफ्ट करेगा, ये बात ध्यान रखना, लेफ्ट शिफ्ट करेगा। ठीक है, अब आते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। देखो एक्सपेंशन मतलब क्या, इंक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या, डिक्रीज। तुम तो यही बोलोगे साइनोनिम्स है भाई, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक्स इंक्रीज एंड डिक्रीज में क्या मेन बोला कि भाई दूसरे रिलेटेड गुड्स का प्राइस या अदर डिटर्मिनेंट चेंज होने के कारण अगर कोई इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। बट मान लो कोई कॉमोडिटी का इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है क्योंकि उसी खुद के कॉमोडिटी का प्राइस में इंक्रीज एंड डिक्रीज है, तो उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन बोलेंगे। यानी इससे पहले हम लोग रिलेटेड गुड्स भी देख रहे थे, इसमें कोई रिलेटेड गुड्स नहीं है, एक ही गुड्स है। अगर ये एरो ऊपर जाएगा, अपवर्ड होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, डाउनवर्ड होगा तो एक्सपेंशन होगा, बस सिंपल सा बात है। ठीक है, अब फॉर्म्स ऑफ मार्केट, कुछ फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन, यानी मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं हमारे इकोनॉमी में, वो हम लोग देखेंगे। तो देखो सबसे पहला परफेक्ट कंपटीशन, ये मेनली अभी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसमें देखो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं, बायर भी बहुत होता है, सेलर भी बहुत होता है, लेकिन ना मेन प्रॉब्लम क्या आ जाता है, वो गुड्स बेचते हैं होमोजीनियस, जिसको बोलते हैं आइडेंटिकल, यानी एक तरह के गुड्स बेचते हैं भाई, एक तरह के सिमिलर गुड्स बेचते हैं। क्या ऐसा हो सकता है सैमसंग, रिलायंस, एप्पल सारे एक तरह के मोबाइल बेचें? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं होता है ना, सब अलग अलग भाई फीचर्स अलग अलग ऐड होते हैं। मोटरोला अलग फीचर्स ला रहा है, एप्पल अलग फीचर्स, एप्पल तो हर साल आईफोन 12, 13, 14, 15 ऐसे लाते रहता है। तो क्या सारे लोग आइडेंटिकल गुड्स बेच रहे हैं? नहीं। तो ये परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं बट होमोजीनियस गुड्स होते हैं, यानी दोनों एकदम आइडेंटिकल होते हैं, सारे सेलर के गुड्स एकदम सेम होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। दूसरा मोनोपोलिस्टिक, ये सबसे रियल है, ये तुम्हें इकोनॉमी में देखने मिल जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं एंड सारे के प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। रिलायंस अपना अलग फीचर्स का गुड मोबाइल रिलायंस बोलता हूँ, रियलमी एक अलग फीचर्स का मोबाइल बना रहा है, सैमसंग अलग बना रहा है, ओप्पो अलग, वीवो अलग। तो ये मेनली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तुमको मार्केट में दिख जाएगा। फिर एक होता है ओलिगोपॉली, इसमें देखो 3 से 4 फर्म डोमिनेट करते हैं पूरे मार्केट को, उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोपॉली। ठीक है, 3 से 4 ही सेलर्स होते हैं। ठीक है, एंड फिर एक होता है मोनोपोली, ये तो सिंपली नाम से ही पता है, जहाँ सिर्फ एक सिंगल सेलर हो, जैसे कि रेलवे। क्या कोई और है रेलवे को टक्कर देने का? नहीं, जो रेलवे प्राइस रखेगा तुमको उसी प्राइस पे जाना होगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं डुओपॉली। डुओपॉली में सिंपली बात करें तो 2 फर्म, ओलिगोपॉली में 3 से 5 और डुओपॉली में 2 फर्म मिलकर डोमिनेट कर रहे हैं पूरा मार्केट। अब बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सिंपल सा बात है भाई, ये फॉर्मूला याद करना। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ, सिंपली ये क्या बोल रहा है, सप्लाई में कितना चेंज होगा प्राइस में चेंज होने के कारण, इसको हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलते हैं। एंड इसके भी 5 टाइप होंगे एंड 5 टाइप जो ऊपर हमने पढ़ा बस सेम वही है, बस वहाँ डिमांड की जगह हट के क्या आ जाएगा, सप्लाई। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, इसमें सिंपली बात ये बोल रहा है कि भाई कितना भी इलास्टिसिटी कहाँ गया भाई, हाँ देखो, प्राइस कुछ भी हो सप्लाई सेम होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक है भाई, सप्लाई नहीं चेंज होने वाला, जितना प्राइस बढ़े घटे कोई फर्क नहीं पड़ता, सप्लाई सेम रहेगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा रिलेटिव लेस इलास्टिक ऑफ सप्लाई, ये क्या होता है, प्राइस बढ़ा या घटा, ठीक है, बट जो चेंजेस इन सप्लाई है वो कम है, यानी सप्लाई जो बढ़ा वो कम है, प्राइस जो बढ़ा वो ज़्यादा है। ठीक है। थर्ड वन इज ग्रेटर, इसमें क्या होता है, प्राइस इतना बढ़ा सप्लाई इतना बढ़ा दिया गया, यानी सप्लाई ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है। एंड फिर होता है यूनिटरी, जितना प्राइस बढ़ा उतना ही सप्लाई बढ़ा। एंड लास्ट वन होगा वो होगा परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, यानी थोड़ा सा प्राइस में चेंजेस
इन्फिनिटी सप्लाई में चेंजेस, समझ रहे हो, ठीक है। इन्फिनिटी इलास्टिसिटी हो जाएगा, सप्लाई जो है बिकम जीरो हो जाएगा, इवन स्लाइड फॉल इन द प्राइस, और बिकम इन्फिनिटी इन स्लाइड इन राइज इन प्राइस। यानी इसमें क्या होगा, अगर प्राइस थोड़ा भी घटा सप्लाई जीरो, एकदम मैटर ही खत्म भाई, और अगर थोड़ा भी प्राइस बढ़ा तो सप्लाई इन्फिनिटी, ऐसा केस है, ठीक है। अब क्या क्या फैक्टर है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, प्राइस फ्यूचर में कैसा प्राइस होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नेचर ऑफ गुड्स, तो ये तुम्हें एक बार रीडिंग मार लेना है। एंड इसी के साथ तुम्हारा पहला चैप्टर होता है ख़त्म, ठीक है। एंड अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा चैप्टर। टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगा, इसको मैं अभी लास्ट में करवाऊँगा। पहले हम लोग इससे पहले एक छोटा चैप्टर करेंगे, ठीक है, वो मैं नोट से करवाऊँगा। बजट, इंडियन यूनियन बजट। क्वेश्चन आता है कि बजट होता क्या है। तो जैसे हर कंपनी हर साल अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देती है, उसी तरह देश का भी एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हर साल पार्लियामेंट में लाती है। एंड वो 1 अप्रैल से 31 मार्च जो अकाउंटिंग ईयर है उसमें बताती है वो कि क्या गवर्नमेंट का रेवेन्यू रहने वाला है एंड क्या गवर्नमेंट का खर्चा रहने वाला है। सिंपली इंडिया का वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो बताता है इंडिया कहाँ पैसे खर्चे करने वाला है एंड कहाँ से पैसे जनरेट करने वाला है। उसके अलावा एलोकेट करती है निर्मला सीतारमन जी बजट में रिसोर्सेज को, एंड एस्टिमेट करती है कि कितने खर्चे होंगे, कितने पैसे हम लोग जनरेट करेंगे, क्या जीडीपी होगा, ये सारा कुछ किसमें बताया जाता है, बजट में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव सिंपल है। निर्मला सीतारमन जी को तुमने देखा होगा पार्लियामेंट में बजट के टाइम में कितना लंबा उनका जो है वो चलता है, ठीक है, स्पीच चलता है। तो मेन फोकस क्या रहता है, वो कभी फिशरीज़ को एलोकेट करती है, कभी एक पार्टिकुलर स्टेट को एलोकेट किया जाता है। तो मेन मुद्दा क्या रहता है, मेन मुद्दा रहता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देश में डेवलपमेंट हो। मेन फोकस क्या है, डेवलपमेंट, ग्रोथ, ठीक है। सोशल वेलफेयर प्रमोट करना चाहते हैं एंड सिंपली एक फिजिकल डेफिसिट होता है, आगे तुम लोग पढ़ोगे इसी चैप्टर में, अभी समझ लो। इसमें बस स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स मटेरियल में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। इन शॉर्ट इन सिंपल अगर मैं बोलूँ तो पूरे इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना चाहते हैं विथ ग्रोथ, ठीक है। तो ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर लो, वहाँ मैं भेज दूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं यूनियन बजट 2021-22 में मेन फोकस क्या क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, मेन जो है हर साल जो है इन्हीं पे ज़्यादा फोकस रहता है। अब यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बजट, यानी बजट में क्या क्या रहता है। तो देखो बजट में 3 चीज़ें रहते हैं, क्या, पहला रेवेन्यू बजट का एक सेक्शन अलग रहता है, दूसरा कैपिटल बजट का एक सेक्शन अलग रहता है, एंड तीसरा फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट का एक अलग से सेक्शन रहता है। ये 3 चीज़ बजट में रहता है और अभी ये तीनों चीज़ मैं बताऊँगा। चलो पहले यहाँ समझो एक चीज़, इसको समझाने से पहले ये समझो, सरकार रेवेन्यू कहाँ से कमा सकता है, रेवेन्यू छोड़ो, सरकार के पास पैसे कहाँ से आएंगे, सरकार के पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो देखो कोई भी इंसान के पास पैसे कमाने के 2 जरिए हैं, पहला एक तरीका है रेवेन्यू और दूसरा है कैपिटल, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हुआ, देखो रेवेन्यू रिसिप्ट यानी जो काम करके सरकार, जैसे कि टैक्सेस या कोई सर्विसेज देके फीस लेकर, फाइन्स लेकर, क्या इनसे रेवेन्यू रिसिप्ट इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट क्या हुआ, कैपिटल रिसिप्ट हुआ बोरोइंग, शेयर, सेल ऑफ शेयर। देखो सिंपली अगर मैं बोलूँ 2 तरीके से कोई भी इंसान पैसा अर्न कर सकता है, कैसा, एक रेवेन्यू सर्विस देके, लेट सपोज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ एंड मैंने अब पैसा चार्ज करने लगा, ठीक है, 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट में चार्ज कर रहा हूँ, तो मेरा रेवेन्यू खर्चा क्या हुआ, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हुआ, मैं रेवेन्यू कहाँ से अर्न कर रहा हूँ, तो मैं तुमसे फीस लेकर क्या कर रहा हूँ, रेवेन्यू रिसिप्ट कर रहा हूँ। एक होता है कैपिटल रिसिप्ट, इसमें क्या होता है ना, इसमें पैसा सरकार के पास आता जरूर है, बट इसके कारण 2 बातें में से कोई एक बात होता है, जैसे कि क्या, या तो सरकार का कोई एसेट कम हो जाता है या सरकार का लायबिलिटी बढ़ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कोई ऐसा रिसिप्ट, कोई ऐसा पैसा जो सरकार को मिल रहा है एंड उसके कारण सरकार का या तो एसेट घट गया या लायबिलिटी बढ़ गया,
तो उसको हम लोग कैपिटल रिसीव बोलेंगे। एग्जाम्पल, मान लो सरकार ने लोन ले लिया, क्या पैसा तो आया ना भाई, रिसिप्ट तो हुआ, बट लोन लेने से क्या सरकार का लायबिलिटी बढ़ गया, हाँ, तो वो कैसा रिसिप्ट हो गया, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है। मान लो सरकार ने अपना कोई गवर्नमेंट कंपनी का शेयर्स बेच दिया, तो सरकार को पैसा आया, पैसा तो आया, रिसिप्ट तो हुआ, बट क्योंकि उससे सरकार का एसेट्स कम हो गया, तो भाई सरकार को कैसा रिसिप्ट हुआ, कैपिटल रिसिप्ट। और रेवेन्यू रिसिप्ट में एसेट्स और लायबिलिटी पे कोई असर नहीं होता है। जैसे कि टैक्सेस से क्या सरकार का कोई एसेट घट रहा है, नहीं, कोई लायबिलिटी घट बढ़ रहा है, नहीं, तो वैसे रिसिप्ट को हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक इसी तरह होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर भी। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर भी ठीक इसी तरह होता है। अगर देखो, एक्सपेंडिचर भी ठीक इसी तरह होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये अब आगे तुम लोग समझोगे क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, ऐसे एक्सपेंडिचर जिसमें एसेट्स या तो इंक्रीज कर रहा है या लायबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि मान लो सरकार ने कोई पैसा देकर कोई एसेट्स खरीदा, तो क्या उसका एसेट बढ़ गया, हाँ बिल्कुल बढ़ गया, खर्चा हुआ है, बट कहाँ हुआ, एसेट खरीदने में, सरकार का एसेट क्रिएट हो गया, तो क्या वो कैपिटल रिसिप्ट एक्सपेंडिचर है, हाँ है। लायबिलिटी घट गया, मान लो लोन लिया था सरकार ने, उसको पेमेंट कर दिया, तो सरकार का लायबिलिटी घटा, खर्चा कहाँ हुआ है, लायबिलिटी को पे ऑफ करने में, तो ये कैसा खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई सिंपली जो है सरकार का उस पर असर नहीं पड़ता एसेट लायबिलिटी पे। जैसे एग्जांपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, तो मान लो सैलरी देना है एम्प्लॉयज़ को, तो उससे क्या सरकार का कोई एसेट या लायबिलिटी में असर हो रहा है, नहीं, तो उसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एक्सपेंडिचर दो तरीके से होते हैं और रिसिप्ट भी दो तरीके से होते हैं। अब समझो क्यों मैं बताया। तो सबसे पहला जो सेक्शन होता है रेवेन्यू बजट, इसमें ना रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बताया जाता है। सरकार को रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ कहाँ से मिलता है, डायरेक्टली मिल सकता है, इनडायरेक्टली भी मिल सकता है। मेनली सरकार को रेवेन्यू रिसिप्ट टैक्स से मिलता है, भाई बहुत पैसे सरकार टैक्स से लेते हैं। ठीक है, बहुत पैसे टैक्स से सरकार लेते हैं, एंड ये तुमको करने का ज़रूरत नहीं है, ये मैं जब अपना कर रहा था तो मैंने बनाया था कुछ समझने के लिए। ठीक, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी है, जैसे कि प्रॉफिट कोई पीएसयू से आया, डिविडेंड, इंटरेस्ट रिसीव, तो ये सब भी है। ठीक है। और एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ सरकार करता है, वेजेस में, इंटरेस्ट पेमेंट में, सब्सिडी में, पेंशन में, ये सब में खर्चे करता है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो तरीके से तुम्हारे बुक में डिफाइन किए गए हैं, पहला प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई एक्सपेंडिचर जिसको कोई प्लान स्कीम के अंदर खर्चा किया जा रहा है उसको प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे, एंड कुछ बस ऐसे ही सब्सिडीज वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह सरकार दे रहा है तो उसको नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। जैसे कि तुमको याद होगा, क्लीन गंगा नाम से एक स्कीम सरकार ने लॉन्च किया, अगर उस स्कीम के तहत कोई खर्चा हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी सरकार ने प्रॉपर प्लान किया कि कहाँ खर्चा करना है एंड सरकार वहाँ खर्चा कर रहा है। बट नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ कि एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसमें सरकार ने कुछ प्लानिंग नहीं किया था, सरकार को लगा अभी इंटरेस्ट देना चाहिए, सब्सिडीज देना चाहिए, तो सरकार ने दे दिया सिंपली। ठीक है। और कुछ अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होते हैं जैसे कि पेंशन वगैरह, लोन वगैरह। अब आते हैं दूसरा पार्ट, कैपिटल बजट। ये सिंपली बताता है लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होंगे एंड कहाँ कहाँ से सरकार बेनिफिट्स कमाने वाला है। इसमें भी दो कंपोनेंट, पहला प्लेन कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें सरकार कुछ एक्सपेंडिचर करे प्लान्स करके, एंड नॉन प्लान किए अगर करे तो वो हो गया नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। बहुत इजी है भाई, नोट से एक बार रिवाइज कर लेना, मॉड्यूल नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। फिर एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू भी आता है, यानी कोई एक्सपेंडिचर अगर हुआ है पीएसयू में गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट करने के लिए स्ट्रेटेजिक सेक्टर, तो वो भी किसके पार्ट है, कैपिटल बजट का पार्ट है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट वीवीआई टॉपिक जो है ये है फिजिकल डेफिसिट। ये क्या होता है, इन शॉर्ट बोलूँ, सरकार का टोटल कितना खर्चा होने वाला है एंड कितना सरकार कमाने वाला है उसका डिफरेंस है फिजिकल डेफिसिट। एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, यानी सरकार को कितना बोरो करना होगा। अब ये मैंने क्या बोल दिया, देखो सिंपली बात, मेरा एग्जांपल समझो। लेट सपोज मैं अगले साल 200 रुपये खर्चा करने वाला, 200 रुपीज़।
एंड मैं अगले साल 150 रुपीज़ कमाने वाला हूँ। मैं खर्चा कितना करने वाला हूँ 200 रुपया, कमाने कितने वाला हूँ 150 रुपये। डिफरेंस कितना हुआ, एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, या फॉर्मूला लगा के करे तो कितना आता है 50 रुपीज़। तो भाई 50 रुपीज़ मेरे पास कम है खर्चे करने के लिए, तो ये 50 रुपीज़ मैं कहाँ से लूँगा, बोरो करके, उधारी लूँगा भाई दूसरे से कि 50 रुपये दे दे, बाद में जब मेरे पास आएगा तो मैं चुका दूँगा। तो यही 50 रुपीज़ ही तो फिजिकल डेफिसिट हो गया ना भाई। जितना एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है, तो डिफरेंस जितना आया उतना ही तो सरकार को बोरो करना होगा, गवर्नमेंट को बोरो करना होगा ताकि वो फाइनेंस कर सके। तो क्या फिजिकल डेफिसिट ये भी बताता है कि सरकार को कितना बोरोइंग का नीड है? हाँ, ये भी बताता है। ठीक है। और फिजिकल डिफिसिट में एक पार्ट होता है, वो जो है उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का रिवेन्यू रिसीव जितना है, रिवेन्यू रिसीव और जितना एक्सपेंडिचर है, उसमें बस इंटरेस्ट जो पे कर रहा है ना, वो इंक्लूड नहीं किया जाता है। यानी हो सकता है सरकार कुछ खर्चे कर रहा होगा लोन के इंटरेस्ट के पेमेंट में, तो वो इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, वो इंक्लूड नहीं करना है। ये गवर्नमेंट का एबिलिटी बताता है फाइनेंस करने का रेवेन्यू को। ठीक है, एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। ठीक है, इसको प्राइमरी पीडी मतलब प्राइमरी डेफिसिट। एक बार मॉड्यूल रीडिंग मारना, मेरे ख्याल से तुम्हारे मॉड्यूल में दिया भी नहीं है प्राइमरी डेफिसिट, फिर भी देखना मैंने लिख दिया है। ठीक है, एक अनदर कंपोनेंट है फिजिकल डेफिसिट का, वो है इंटरेस्ट पे ऑन पास्ट डेट। ये इंडिकेट करता है कि सरकार को कितना बर्डन है, कितने बोरोइंग पे सरकार को और पैसे देने हैं। ठीक है, एंड ये अब तुम नहीं भी कर सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक लाइन ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक बार पढ़ लेना, याद करने वाला चीज़ है कि कितना % जीडीपी था फिजिकल डेफिसिट किस किस ईयर में। ठीक है, अगर फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सा बात है इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, बस ये पॉइंट ध्यान रखना। और यूनियन बजट 2023-24 में मेन फोकस पता था किस पे था, 7 प्रायोरिटीज़ थे उनके, उन पे फोकस था और इसको नाम दिया गया सप्तऋषि। एंड यहाँ पर नोट्स तो मेरे ख़त्म हो गए। ठीक है, क्योंकि जितने नोट्स में थे वो मैंने लिख दिए। एंड अब थोड़े से मॉड्यूल से करने होंगे, वो आ जाओ मॉड्यूल से करवा देता हूँ, थोड़े मॉड्यूल से करने होंगे। देखो ये सारे चीज़ें हैं, कुछ मॉड्यूल से जो करने हैं वो मैं करवा देता हूँ वही फट से। ठीक है, तुम्हारा 2 चैप्टर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ देखो, आर्टिकल 112 में बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेजेंट किया जाएगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग यूनियन बजट बोलते हैं। ठीक है, एंड ये सारे चीज़ बजट के इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट, यानी बजट में क्या क्या बातें रखी रहती है वो सब है यहाँ, और कुछ है नहीं सब। ठीक है, एंड ये तीनों मेजर कंपोनेंट्स मैंने करवा दिया, एक बार रीडिंग मार लेना, और कुछ है नहीं। ठीक है, प्लेन बता दिया, अदर बता दिया, कैपिटल बता दिया हूँ। हो गया भाई, चैप्टर ही ख़त्म हो गया। फिजिकल डेफिसिट बता दिया। देखो प्राइमरी डेफिसिट दिया भी नहीं है तो तुम छोड़ सकते हो, नहीं दिया छोड़ सकते हो। हाँ, ये सब जो उसके बाद वाले पॉइंट्स लिखे हैं ये कुछ सरकार के स्कीम हैं, जैसे वेलफेयर ऑफ आनंदा, नारी शक्ति, पीएम आवास योजना। इसमें सरकार ने क्या क्या किया बस वो 2-2 लाइन में लिखा हुआ है। ये सारे तो तुमसे याद हो नहीं पाएंगे, तुमसे क्या भाई, किसी से याद नहीं हो पाएंगे। इतने इतने बताओ, इतने इतने तुमको याद होंगे, तुम ही बताओ। नहीं होंगे तो बस तुम्हें एक बार रीडिंग मार लेना और हेडिंग्स बस याद कर लेना, हेडिंग्स मत छोड़ना, हेडिंग्स याद कर लेना, चैप्टर तुम्हारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट का मेरे को ब्रेक लेने दो भाई, मुंह में दर्द हो गया। उसके हम लोग अब करेंगे नेशनल इनकम, एंड उसके बाद फिर हम लोग वो जो क्या बिज़नेस इन्वायरमेंट का 3 चैप्टर है, फिर हम लोग वो करेंगे। तो थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ। ठीक है, या फिर नेशनल इनकम का दूसरा वीडियो अभी थोड़ा सा ब्रेक लेके डाल देता हूँ, ये तब तक डाल देता हूँ, तुम लोग इसको देखो। ठीक है, अब हम लोग करने वाले नेशनल इनकम। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही छोटा चैप्टर है, पता है तुम्हें, क्लास 12 में इससे ज़्यादा दिया हुआ है तुम्हारे मॉड्यूल में, बहुत ही भाई ऊपर ऊपर से दे दिया है, बट मैं डिटेल में करवाऊंगा क्योंकि इसको समझने के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसे समझ लो। एंड एक और भी बात है कि अगर तुम इसको शॉर्ट में भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद तुम्हें इकोनॉमिक्स से कहीं पाला पड़ने वाला है नहीं, ये यहीं तक है।
ठीक है। तो क्वेश्चन आता है नेशनल इनकम क्या होता है। तो देखो तीन डिफिनेशन है नेशनल इनकम क्या होता है, तीन तरीके से तुम नेशनल इनकम को डिफाइन कर लोगे। बट उससे पहले अगर मैं तुमसे पूछूं कि फैमिली इनकम क्या है तुम्हारा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा। लेट सपोज तुम सीएस बन चुके हो एंड लेट सपोज थोड़ा दूर का सोचते हो, तुम्हारा शादी भी हो गया है एंड अगर तुम लड़की हो तो तुम्हारा हस्बैंड होगा एंड लड़का है तो तुम्हारा वाइफ होगा। तो मैं अगर तुमसे पूछूंगा उस टाइम तुम्हारा फैमिली इनकम क्या है, तो तुम क्या बोलोगे। तुम अपना इनकम जोड़ोगे जोड़ोगे तुम अपने वाइफ या हस्बैंड का इनकम जोड़ोगे एंड अपने पेरेंट्स का, अगर वो समय वो अर्न कर रहे हैं तो उनको भी ऐड करोगे एंड सब ऐड करके बोलोगे कि देखो हमारे फैमिली का एनुअली ये इनकम है, ये बोलोगे। तो भाई नेशनल इनकम क्या है, तो नेशनल इनकम भी सिंपल सा टोटल अमाउंट इनकम अक्रूइंग टू अ कंट्री फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी एक कंट्री जितना इनकम कमा रहा है एक साल में इकोनॉमिक एक्टिविटी करके, उसी को तो नेशनल इनकम बोलेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि कंट्री कैसे कमाएगा। मैं तो इंसान हूँ, तुम इंसान हो तो कमा रहे हो, कंट्री कैसे कमाएगा। तो देखो यहाँ कंट्री इन द सेंस होता है रेसिडेंट, यानी कंट्री के जितने रेसिडेंट हैं वो जितना इनकम कमा रहे हैं एक साल में उनको एग्रीगेट कर दो इकोनॉमिक एक्टिविटी से, ये बात ध्यान रखना। तो वो हो जाएगा क्या, नेशनल इनकम। वो क्या बन जाता है, नेशनल इनकम। अब एक मैं इसको समझाना चाहूँगा, ठीक है। वो मैं समझाना चाहूँगा, देखो यार। ओह, एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है फर्म। फर्म क्या करता है, गुड्स को प्रोड्यूस करता है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं। गुड्स को प्रोड्यूस करता है बट प्रोड्यूस करने के लिए इसको चार चीज़ चाहिए, क्या क्या। अब वो चार चीज़ क्या होता है, लैंड। भाई गुड्स को प्रोड्यूस करना है, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए। ठीक है, ये चार चीज़ चाहिए तभी फर्म गुड्स को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, और ये चार चीज़ वो लेता किससे, हाउस होल्ड से। ठीक है, एंड गुड्स प्रोड्यूस करता है। तो क्या भाई हाउस होल्ड से बस ये चार चीज़ फ्री में ले लेगा। इस दुनिया में फ्री में कोई चीज़ कोई कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो उसके बदले में लैंड के ऊपर वो रेंट देता है फर्म, लेबर क्या देता है, वेजेस दे देता है, एंड कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। बदले में भाई कुछ देता है। ये चारों को हम लोग बोलते हैं फैक्टर पेमेंट, सॉरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एंड ये जो उनके बदले में इनको मिला इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट। अब देखो ये नेशनल इनकम से कैसे रिलेट कर रहा है, देखो मैं सिंपली बोल रहा हूँ, हाउस होल्ड रेसिडेंट होंगे। ठीक है, अब जितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है उसके बदले उनको क्या मिल रहा है, इनकम मिल रहा है। क्या अगर इन सारे इनकम को हम ऐड कर देंगे तो क्या मेरा एग्रीगेट इनकम निकला, और अगर एग्रीगेट इनकम निकला तो वही तो नेशनल इनकम है। यहाँ इनको इनकम रिसीव हो रहा है, इन्हीं को तो बस ऐड करना है तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगा। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर और है, क्या इनको जितना भी इनकम मिला ना ये सेविंग नहीं करते हैं, एक भी सेविंग नहीं करेंगे। जितना पैसा इनको रिसीव हुआ वो सारा पैसा ये जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है इससे उसको परचेज कर लेंगे, उस पर एक्सपेंड्स कर देंगे, खर्चा कर देंगे, एक्सपेंडिचर कर देंगे। तो क्या ये नेशनल इनकम होगा, अरे ये भी नेशनल इनकम है। पूछो कैसे, मेरे को 3 करोड़ रुपया मिला एंड 3 करोड़ ही मैंने पूरा खर्चा कर दिया। अगर मैं नेशनल इनकम मेरा अपना निकालूं तो कैसे निकलेगा। अगर इनकम से देखो तो मैंने इनकम कितना कमाया, 3 करोड़, तो मेरा नेशनल इनकम कितना, 3 करोड़। फिर अगर मेरा एक्सपेंडिचर देखा जाएगा कि मैं एक्सपेंडिचर कितना करता हूँ, तो मैं 3 करोड़ एक्सपेंडिचर करता हूँ तो मेरा नेशनल इनकम कितना, 3 करोड़। दोनों तो बराबर ही है ना, जितना मेरे को रिसीव हो रहा है उतना ही तो मैं खर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक और बात, जितना मैं खर्चा कर रहा हूँ उतना का ही तो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है। 3 करोड़ का ही तो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है एंड उतना के लिए ही तो मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर किया था और उनको पेमेंट दिया था। तो जितना का गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है यानी 3 करोड़ मेरे एग्जांपल में, तो ये 3 करोड़ भी तो नेशनल इनकम हुआ। तो 3 डिफिनेशन बने नेशनल इनकम के। जितना इनकम रिसीव हुआ क्या वो नेशनल इनकम है, हाँ। 3 करोड़ मेरे एग्जाम्पल में यहाँ लेट सपोज तो 3 करोड़ मेरे को मिला,
उतना ही मैंने एक्सपेंस कर दिया, खर्चा कर दिया। जितना मैंने खर्चा किया, क्या वो मेरा नेशनल इनकम है? हाँ भाई, मेरा नेशनल इनकम है, क्योंकि मैं यहाँ सेविंग तो कर रहा हूँ नहीं। तो जितना मिला मेरे को उतना ही तो मैंने खर्चा किया। तो मैं इनकम मेथड से भी नेशनल इनकम निकाल सकता हूँ, एक्सपेंडिचर मेथड से भी नेशनल इनकम निकाल सकता हूँ। अब जितना का मैंने गुड्स एंड सर्विस परचेज किया, जितना का गुड्स एंड सर्विस सोसाइटी बोलता हूँ, जितना गुड्स एंड सर्विस इकोनॉमी में आया, नया गुड्स एंड सर्विस, तो नेट वैल्यू ऐड हुआ। क्या बोलते हैं उसको, सोसाइटी बार बार क्यों निकल रहा है भाई, क्या बोलते हैं, इकोनॉमी में। हाँ, इकोनॉमी में जितना नया गुड्स एंड सर्विस वैल्यू ऐड हुआ, उतना का ही तो मैंने परचेस किया एंड उतना के लिए ही तो उनको फैक्टर पेमेंट मिला है। तो जितना गुड्स एंड सर्विस ऐड हुआ है तुम्हारे इकोनॉमी में, तो वो भी तो नेशनल इनकम है। तो क्या हम इधर से बोले या उधर से बोले या तीसरे साइड से बोले, तीनों साइड से हमें नेशनल इनकम निकलेगा। बिल्कुल हमें नेशनल इनकम ही निकलेगा तीनों साइड से। और यही तीन डिफिनेशन भी है नेशनल इनकम का, यही तीन डिफिनेशन भी है नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस एनुअली इन द कंट्री। ठीक है, इनकम वाला ऑलरेडी करवा दिया। पेमेंट मेड टू ऑल रिसोर्सेज इन फॉर्म ऑफ वेजेस, नेशनल इनकम ही तो है भाई, सब तो नेशनल इनकम ही है। ठीक है, अब पहला मेथड पे आते हैं, जिसको प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं और वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको, एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। लेट सपोज ये मेरा एक फॉर्म है AKG, एंड लेट सपोज ये तुम्हारा फॉर्म है XYZ। ठीक है, मैं ना शर्ट्स बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, शर्ट्स। ठीक है, एंड तुम भी शर्ट्स बनाकर बेचते हो, बनाकर नहीं बेचते हो मतलब प्रिंट वगैरह करके बेचते हो। मैंने शर्ट्स बनाया कितना, 50 रुपये का। ठीक है, और तुमने क्या किया, ये 50 रुपये का शर्ट मेरे से खरीदा, इसमें थोड़ा सा प्रिंट वगैरह करके इसको मार्केट में तुमने बेचा 80 रुपया में, 80 रुपीज़ में। तो क्वेश्चन ये आता है कि कितने का गुड्स एंड सर्विस XYZ ने सोसाइटी को दिया, यानी इकोनॉमी को दिया, कंट्रीब्यूट कितने को किया। क्या तुम्हारा आंसर 80 रुपीज़ है? तो आंसर इज नो। क्यों? जब हम AKG, देखो नेशनल इनकम क्या होता है, हर एक रेसिडेंट का ऐड करना है। तो AKG ने जब 50 रुपये का शर्ट बनाया, यानी 50 रुपये का उसने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया इकोनॉमी में, तो उसका 50 रुपये नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद फिर XYZ 80 रुपये में गुड्स एंड सर्विस बेच रहा है, तो 50 तो भाई ऑलरेडी इंक्लूड है ना AKG का। वो 50 XYZ ने थोड़ी बनाया, उसने थोड़ी इंट्रोड्यूस किया है इकोनॉमी में, उसने तो सिर्फ 30 रुपये ने एक्स्ट्रा नेट वैल्यू ऐड किया। नेट वैल्यू देखो, नेट एक्स्ट्रा कितना ऐड किया, 30 रुपया। तो उसका कितना इनकम, कितना कंट्रीब्यूशन होगा नेशनल इनकम में, तो सिर्फ 30 रुपया होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, 80 में -50 करते हैं और ₹30। तो ये हो गया XYZ का नेट वैल्यू एडेड इन द इकोनॉमी। और टोटल भले ही 80 होगा, पूरे इकोनॉमी में अगर दोनों को मिलाकर देखें तो 80 रुपये का गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है। बट अगर तुम सिर्फ XYZ का अगर बोलोगे कि कितना कंट्रीब्यूट XYZ ने किया है, तो तुम 80 नहीं बोल सकते, 30 बोल सकते, 30 ही बोलोगे। क्योंकि अगर तुम 80 बोल दोगे और 50 इसका भी ऐड करोगे, तो सोचो तुम्हारा नेशनल इनकम कितना हो गया, 80 + 50 130 हो गया। जबकि एक्चुअल में गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बस 80 रुपीज़ का ही हुआ है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या मैं बोल रहा हूँ। 80 रुपये का गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है और तुम 80 + 50 मिलके 130 बोल रहे हो। ये तो नहीं है, ये तो गलत बात है। 50 AKG ने किया है और 30 XYZ ने किया है, मिलकर 80 रुपीज़ टोटल प्रोड्यूस हुआ है इकोनॉमी में। ठीक है, नए गुड्स एंड सर्विस नेट वैल्यू ऐड हुआ है सोसाइटी में। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। इसमें हम लोग नेट वैल्यू कितना ऐड कर रहा है हर एक इंडिविजुअल, वो ऐड करते हैं और फिर सबको जोड़ देते हैं, नेशनल इनकम निकल जाता है। ठीक है, इससे हम लोग को GDP निकलता है। नेशनल इनकम और GDP दोनों अलग अलग है। अभी तुम लोग समझो कि GDP ही अभी हम लोग निकाल रहे हैं, नेशनल इनकम अभी हम लोग नहीं निकाल रहे हैं। GDP क्या हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन सिंपल बोले, इंडिया के विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को हम लोग GDP बोलते हैं। ठीक है, और ये हमेशा मार्केट प्राइस में निकलता है। अब यहाँ एक और बात ध्यान रखो, एक होता है मार्केट प्राइस और एक होता है फैक्टर कॉस्ट। MP बोले तो मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस सिंपल सा बोलूँ तो MRP।
जितना का गुड्स मार्केट में बिक रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वो गुड्स का मार्केट प्राइस है। फैक्टर कॉस्ट कितना हुआ, जितना का कॉस्ट में सेलर ने गुड्स बनाया है उसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। इसको एग्जांपल से मैं बताता हूँ। लेट सपोज ये मैं हूँ, मैं नहीं मतलब मेरा फॉर्म है AKG, ठीक है। एंड इसने एक कुरकुरे बनाया, कुरकुरे, ठीक है। एंड कुरकुरे जब बनाया तो मेरे पास इसका दाम था 3 रुपया। जब मैंने बनाया तो 3 रुपये इसका प्राइस आया। बट जब मैं इसको मार्केट में लेकर गया तो ऑब्वियस सा बात है, तुम्हें पता है मार्केट में इसका प्राइस 5 रुपया है। तो तुम बोलोगे भाई बीच में ऐसा क्या हुआ कि 2 रुपये इंक्रीज हो गया। तो मैं बोलूँगा बीच में आ गया गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने बोला भैया रुकिए GST दे के जाइए। उसने क्या किया, GST ऐड कर लिया। तो ये जो 3 रुपया जो मैंने बनाया बिना GST ऐड किए हुए, ये फैक्टर कॉस्ट हो गया। और ये जो प्राइस मार्केट में है ये MP हो गया, मार्केट प्राइस हो गया। तो यहाँ जो वैल्यू एडेड मेथड से निकलता है GDP MP निकलता है, GDP MP यानी मार्केट प्राइस पे तुम्हारा GDP निकलता है, ठीक है। यानी इसमें सिंपली मैं बोलूँ तो क्या इंक्लूड है, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड है, ठीक है, इंक्लूड है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड ये मेन सेक्टर्स है जहाँ प्रोडक्शंस होता है। एंड कुछ बातों का ध्यान रखना है प्रोडक्शन करते टाइम कि डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम को अवॉइड करना है। डबल काउंटिंग क्या हो गया, एक साथ 2 बार काउंट करना। जो मैं एग्जांपल में बता रहा था 50 रुपये में 2 बार काउंट कर रहा हूँ, जो कि गलत है, ठीक है, वो हो गया। उसका प्रीवियस ईयर का इग्नोर कर देना है भाई, हर साल का देखा जाएगा। प्रीवियस ईयर का तुमने ऑलरेडी ऐड कर लिया होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर जो अगर तुम सेल्फ कंजप्शन के लिए भी प्रोडक्शन कर रहे हो तो भी इंक्लूड करना है, क्योंकि प्रोडक्शन तो हुआ उतना वैल्यू का गुड्स एंड सर्विस इंट्रोड्यूस तो हुआ इकोनॉमी में। अब आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या हुआ, देखो हाउस होल्ड, ऐसे लिखता हूँ सिर्फ, ठीक है, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, क्या ये तीनों एक्सपेंडिचर करते होंगे गुड्स एंड सर्विस खरीदने के लिए? हाँ करते होंगे। हाउस होल्ड कंजप्शन के लिए करता होगा और दूसरा इन्वेस्टमेंट के लिए करता होगा। फर्म भी कुछ कंजप्शन के लिए करता होगा, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए भी करता होगा। गवर्नमेंट कंजप्शन के लिए कुछ नहीं करता, जो इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं करता, सिर्फ कंजप्शन के लिए करता है, ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट मान लिया है। तो खर्चे तो करता होगा। तो भाई क्या हम कंजप्शन को एक में मिलाकर, इन्वेस्टमेंट को एक में मिलाकर और गवर्नमेंट के खर्चे को एक में मिलाकर बोल सकते हैं कि इतना का गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ? मैंने अभी क्या बताया, जितना मेरे को इनकम मिला उतना ही तो मैंने खर्चा किया। तो सारे खर्चों को मिला देंगे तो क्या नेशनल इनकम निकल जाएगा? हाँ निकल जाएगा। तो वही यहाँ फॉर्मूला है। यहाँ पे भी GDP MP निकलता है। सी यानी कंजप्शन, किसका कंजप्शन? फर्म का भी, हाउस होल्ड का भी, ठीक है। फिर आई इन्वेस्टमेंट, किसका इन्वेस्टमेंट? फर्म भी इन्वेस्टमेंट के लिए खर्चे कर रहा है और हाउस होल्ड भी कर रहा है। जी मतलब गवर्नमेंट भी कंजप्शन के लिए खर्चे कर रहा है। और ये एक्स माइनस एम क्या है, तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ऑब्वियस सा बात है भाई, कुछ सामान हम लोग इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट भी करते होंगे एंड कुछ इंपोर्ट भी करते होंगे। तो इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो माइनस करना होगा, एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतना पैसा उतना खर्चा किए तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो नेट हमको निकालना पड़ता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। और ट्रांसफ़र पेमेंट याद रखना इंक्लूड नहीं होता है यहाँ पर नेशनल इनकम में। प्रिकॉशंस भी यहाँ लिखा हुआ है कि सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि कुछ नया ऐड नहीं हो रहा है भाई। फिर आता है इनकम मेथड, जिसको फैक्टर कॉस्ट भी बोलते हैं। इसमें सिंपल बात है, मैंने तुम्हें बताया लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। क्या यही सब इंक्लूड होकर सारा इनकम जाता है हाउस होल्ड को? एंड वही इनकम तो फैक्टर इनकम हुआ और वही तो तुम्हारा नेशनल इनकम भी हुआ। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। इसके प्रिकॉशंस भी देख लो कि इलीगल मनी इंक्लूड नहीं होना है, ट्रांसफ़र पेमेंट जैसे गिफ्ट डोनेशन इनको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, और विंडफॉल गेन सबको भी इंक्लूड नहीं करना है। अब बात करते हैं GDP होता क्या है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। जितने वैल्यू के गुड्स एंड प्रोड्यूस हो रहे हैं कंट्री में एक साल में, उसी को तो GDP बोलते हैं। अब इसको GDP को डिफाइन भी क्या है डेनबर्ग में देख लेना, वही सेम चीज़ डिफाइन है, ठीक है। अब GDP 3 तरीके से निकलता है, एक प्रोडक्ट मेथड से, अभी मैंने तुम्हें निकाल के दिखाया कि कैसे निकलेगा, नेट वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड का ये फॉर्मूला, इनकम मेथड का भी फॉर्मूला देखोगे तुम, ठीक है। सबसे बात करते हैं GDP, FC है। अब देखो अगर तुम नेशनल इनकम देखोगे, इतने फार्मूले, सब बोलते हैं भाई कि नेशनल इनकम में बहुत फार्मूले याद करना में बहुत दिक्कत होता है।
अभी मैं तुम्हें याद करवा दूंगा, एक भी फॉर्मूला नहीं याद करना होगा। कैसे, देखो रुको, सिंपल सा बात है। अब हम लोग को देखो जीडीपी एमपी, मैंने बताया ये जीडीपी एमपी क्या होता है। अगर मैं प्रोडक्ट मेथड की बात करूं, प्रोडक्ट मेथड पहला वाला मेथड, तो मैंने क्या बोला, जितना वैल्यू ऐड हुआ, टोटल वैल्यू एडेड माइनस इंटरमीडिएटरी कॉस्ट, यानी जितना का वैल्यू मैंने ऐड किया उसमें माइनस कर दो जो मैंने पहले ले लिया था। लेट सपोज मेरे एग्जांपल में मैंने कितना 80 रुपये जो है टोटल वैल्यू प्रोड्यूस लिखो यहाँ, ठीक है, टोटल वैल्यू प्रोड्यूस मैंने 80 रुपये का प्रोड्यूस किया था, बट उसमें 50 तो मेरा इंटरमीडिएटरी कॉस्ट था, तो मैंने टोटल कितना वैल्यू का ऐड किया, 30 रुपये का, ठीक है। इससे मेरा क्या निकलता है, जीडीपी एमपी निकलता है, ठीक है, जीडीपी एमपी निकलता है। अब क्वेश्चन ये आता है, जीडीपी एमपी से अगर हमको जीडीपी एफसी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है। तो देखो कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा मैंने बोला मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। देखो मैंने तुम्हें बताया कि जब भी गुड्स बनता है, जब भी गुड्स बनता है तो वो फैक्टर कॉस्ट बनता है, एंड वो जाते जैसे मार्केट में जाता है तो उस पर गवर्नमेंट वहाँ आ जाता है एंड तुम पे थोड़ा सा पैसा लग जाता है, जिसका आंसर प्राइस बढ़ जाता है। यही मैंने बताया सिंपली। तो देखो गवर्नमेंट दो चीज़ हमें प्रोवाइड करता है, क्या, हमसे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लेता है। क्या लेता है, जीएसटी में, हर एक चीज़ में जीएसटी है, कोई भी सामान लोगे तुम देख सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट बदले में सब्सिडी भी देता है। क्या वो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी नहीं देता है, बिल्कुल देता है भाई, वो छोटे छोटे प्रोड्यूसर को कुछ कुछ बेनिफिट्स भी देता है। तो सरकार हमसे कुछ ले रहा है तो दे भी रहा है, ठीक है। तो लेकिन जो भी हम सरकार कर रहा है वो इसी के बीच में कर रहा है, क्योंकि यहाँ फैक्टर कॉस्ट में प्राइस अगर कोई चीज़ का 3 रुपये है तो यहाँ वो चीज़ बन जाता है 5 रुपये। तो क्वेश्चन ये आता है कि जीडीपी एमपी से अगर हमको जीडीपी एफसी में जाना है तो क्या करना होगा। तो सिंपल है, इस एमपी को एफसी में चेंज करना होगा। कैसे, तो देखो रुको रुको, उल्टा करो, पहले उल्टा करो तो समझ में आएगा। जीडीपी एफसी से हमको जाना है जीडीपी एमपी। तो देखो तुम ही बताओ किस चीज़ के कारण प्राइस बढ़ा, तो तुम इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करोगे। अब क्यों मैंने ऐड किया भाई, इसी के कारण तो प्राइस बढ़ा। एक कुरकुरे 3 रुपये में बन रहा था लेकिन मार्केट में बिका 5 रुपये में, तो 2 रुपये बढ़ा कैसे भाई, तो ये 2 रुपये इनडायरेक्ट टैक्स, सरकार ने जीएसटी वहाँ पे डाला, जीएसटी के कारण ही तो 2 रुपये बढ़ा, ठीक है। लेट सपोज सरकार ने यहाँ पर 3 रुपये जीएसटी ले लिया, ठीक है, 3 रुपये जीएसटी ले लिया, तो तुमने ऐड किया तो 3 + 3 तो 6 हो जाएंगे, लेकिन सरकार तुम्हें सब्सिडी भी तो दे रहा है, सब्सिडी भी तो दे रहा है। तो मान लो सरकार ने बोला कि हम 1 रुपये तुम्हें सब्सिडी दे रहे हैं और हम तुम्हें 1 रुपये माफ़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सा बात है तुम टैक्स ऐड कर रहे हो और 1 रुपये तुमको बेनिफिट मिल रहा है, तो 1 रुपये माइनस भी तो करोगे। तो अब मार्केट देखो, क्या मार्केट प्राइस 5 रुपये निकल के आया, तो क्या तुम सब्सिडी माइनस नहीं करोगे। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, एफसी से एमपी में जाने के लिए जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनको ऐड कर दो और जो भी तुम्हारे सब्सिडीज़ हैं उनको माइनस कर दो। क्या ये मैं बात बोल सकता हूँ, बिल्कुल यही तो है। तो जीडीपी एफसी से एमपी में जाने के लिए बस तुम्हें इतना ही करना होगा, और यही इसको उल्टा आना हो, मार्केट प्राइस से तुम्हें फैक्टर कॉस्ट में जाना होगा, तो सबसे पहले टैक्सेस हटाएंगे क्योंकि वहाँ टैक्सेस का कोई काम नहीं है, और फिर सब्सिडी जो हमें मिला वो हम वापस दे देंगे, तो हम ऐड कर देंगे, ठीक साइन उल्टा हो जाएगा। क्या यही बात लिखा हुआ है सेम डिफिनेशंस में, तो क्या यहाँ तुम्हें फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत पड़ा, नहीं भाई, कॉन्सेप्ट समझो, फॉर्मूला क्या लिखा है। और यही बात मैंने यहाँ लिखा है कि जीडीपी एफसी और एमपी सेम ही होता, बस दिक्कत क्या होता है, टैक्स और सब्सिडीज़ के कारण जो है चेंजेस आते हैं, तो इनको प्लस माइनस करके हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला, जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू जीडीपी एफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। मैंने तुम्हें लॉजिक बता दिया, क्या अब तुम्हें ये भूलने का, याद कर, रटने का जरूरत है, बिल्कुल नहीं, लॉजिक याद है भाई, क्योंकि
मार्केट प्राइस में पहुंचना है तो सरकार जीएसटी तो लेगा और सरकार सब्सिडी भी दे रहा है, तो जीएसटी ऐड कर देंगे और सब्सिडी माइनस कर देंगे, जो प्राइस निकला वही तो मार्केट प्राइस, वही तो एमआरपी होगा। ठीक है, जीडीपी एफसी ठीक उल्टा हो गया, मार्केट प्राइस से पहले टैक्सेस हटा देंगे क्योंकि एफसी में कोई टैक्सेस का काम नहीं है, और सब्सिडी ऐड कर देंगे क्योंकि सब्सिडी हम सरकार को वापस कर रहे हैं। अब एक आता है एनडीपी, ये क्या होता है? ये होता है नेट वैल्यू आउटपुट ऑफ इकोनॉमी। देखो सिंपल सा बात है, तुमने यहाँ पढ़ा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी मतलब क्या होता है? ग्रॉस। और एक बात ध्यान रखना, ग्रॉस का शादी हुआ है, ग्रॉस हस्बैंड है किसका? डेप्रिशिएशन का। यानी जहां भी ग्रॉस होगा डेप्रिशिएशन होगा ही होगा। ग्रॉस का मतलब ये होता है कि उसमें डेप्रिशिएशन इंक्लूडेड है। अब यहाँ पर देखो ये एनडीपी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ एन डी जो जी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन चुका है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस चला गया तो क्या डेप्रिशिएशन नहीं जाएगा? ऑब्वियस सा बात है भाई, हस्बैंड चला गया, वाइफ नहीं रहेगी उसके बिना, तो वो भी चली जाएगी। तो यहाँ एनडीपी पता है क्या है? एनडीपी कुछ नहीं है, जीडीपी जो तुम्हारा है उसमें से डेप्रिशिएशन हटा दो तो वो बन जाता है एनडीपी। यही फॉर्मूला भी तुम्हें आगे याद करना होगा। इकोनॉमिक्स में ये जो चैप्टर है ना, ये बस भाई नंबर का गेम है। ठीक है, अल्फ़ाबेट चेंज करो एंड इजीली, तुम्हें कोई फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। देखो क्या होता है, एग्जांपल से मैं बताता हूँ। मान लो फर्स्ट ईयर में 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, एट द प्राइस 10 रुपीज़ 10 करके, ठीक है। सेकेंड ईयर में 1000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ, 1000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है ₹20 करके, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलता है? सिंपली देखो, पहला ईयर का निकलेगा 12,000, ठीक है, एंड दूसरा ईयर का निकलेगा 20,000, ठीक है, 20,000, ठीक। ये हो गया तुम्हारा नॉमिनल जीडीपी, नॉर्मली निकलेगा। रियल जीडीपी में थोड़ा गड़बड़ है। रियल जीडीपी में गड़बड़ नहीं, मतलब सबसे अच्छा रियल जीडीपी है। देखो रियल जीडीपी में क्या होगा, पहला का 12,000 सेम निकलेगा, दूसरा का 20,000 ना निकल के ये 1,000 इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी 10,000। अब माना जाता है कि रियल जीडीपी ज़्यादा अच्छा है। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि देखो भाई, यूनिट यहाँ पे गुड्स कम प्रोड्यूस हुए हैं, बट देखो तो वैल्यू ज़्यादा इकोनॉमी में दिख रहा है। बट ये क्या गुड्स के कारण हुए? नहीं, ये तो इन्फ्लेशन के कारण, प्राइस बढ़ गया, इन्फ्लेशन हुआ, इस कारण से गुड्स कम प्रोड्यूस हुए एंड इनकम ज़्यादा दिख रहा है, तो ये तो गलत बात है ना। तो रियल जीडीपी जो है हमेशा कांस्टेंट प्राइस बेस ईयर मानकर चलता है, और पिछला जो बेस ईयर होगा उससे मल्टीप्लाई होगा। इसमें प्राइस को यहाँ पर नज़रअंदाज किया जाता है, और सीधा जो अगर वो बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा, तभी जीडीपी बढ़ेगा रियल जीडीपी के केस में। यही सारी बातें यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर्मूला एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडीपी डेफलेटर क्या होता है? सिंपल फॉर्मूला है, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100, जितना होगा वो जीडीपी डेफलेटर हो जाएगा, बस। फिर आते हैं जीएनपी, ये क्या होता है? अब देखो, अभी तक हम लोग पढ़े हैं जीडीपी, एनडीपी। जी से एन में आने के लिए सिंपली बस डेप्रिशिएशन हटा देते हैं और कुछ नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पर डी के जगह एन पी आ गया, एन आ गया, एन, तो एन फॉर होता है नेशनल। अभी तक हम लोग देश के अंदर घूम रहे थे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देश के अंदर घूम रहे थे। अब हम लोग को देश के बाहर भी जाना चाहिए, क्योंकि भाई बाहर से भी तो कुछ इनकम देश कमा रहा है, देश के कुछ लोग कमा रहे हैं, और कुछ इनकम यहाँ के लोग बाहर भी लेके जा रहे हैं। तो क्या बाहर का भी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं? हाँ है। अभी तक हम लोग सिर्फ देश का इन्वॉल्वमेंट पे फोकस कर रहे थे, अब हमें बाहर का इन्वॉल्वमेंट पे फोकस करना होगा। और नेशनल इनकम पता है क्या होता है? NNP, ये नेशनल इनकम है। तुम्हें जीडीपी निकालना होगा और उसके बाद तुम एनएनपी पे जाओगे। एंड जीडीपी निकालना तुम्हें मैंने ईजिली बता दिया है कि भाई नंबर को खेलो बस। तो देखो इसको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। इंडिया के लोग फॉरेन में, लेट्स सपोज ब्रिटेन, यहाँ से कोई इनकम अर्न करते होंगे, इनकम लाते होंगे, ठीक है, और कुछ लोग इंडिया से यहाँ से इनकम ले जाते होंगे।
तो भाई जितना इनकम आ रहा है और जितना हमारे देश से जा रहा है वो अगर हम माइनस कर दें, यानी लाने वाला इनकम इसमें माइनस कर दे ये वाला इनकम, तो क्या मेरा नेट आ जाएगा कि कितना एग्जैक्टली इनकम इंडिया में अर्न हुआ है। इसी को हम लोग बोलते हैं निफा। निफा क्या हुआ? निफा क्या हुआ? नेट फैक्टर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से यानी अब्रॉड से हमने एग्जैक्टली कितना इनकम कमाया, जितना हमारे यहाँ से गया उसको माइनस करके। तो ये तो इससे तुम्हारा निकलता है क्या? NNP। ठीक है, यहाँ GNP दिया हुआ है क्योंकि यहाँ डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड है। सीधा बात है, अगर तुमको NNP में आना है तो यहाँ क्या करना होगा? G से N में आने के लिए डेप्रिसिएशन हटा दो, बस। ये सारी बातें तुम्हें यहाँ लिखी हुई है, बस एक बार रीडिंग मान लेना, और कुछ नहीं लिखा है। इनकम मेथड देखो, इनकम मेथड में मैंने बताया था रेंट वो सब, अब उसको थोड़ा बाइफर्केट, थोड़ा बड़ा कर दिया गया। क्या किया गया? COE मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, वेजेस के साथ सैलरी और भी 2-3 चीज़ इंक्लूड होता है, तो उन सबको मिलाकर ये यहाँ बोल रहे हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, और कुछ नहीं है, वो वेजेस ही है। फिर रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट में जो है 3 पार्ट होता है, एक डिविडेंड प्रॉफिट, एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। 2 पार्ट यहाँ दिया है, चलो ठीक है। तो 2 प्रॉफिट होता है, डिविडेंड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट वाला मैंने बताया था, उसको 2 भाग में इन्होंने बांट दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, फिर MI, ये क्या होता है? मिक्स्ड इनकम। अब होता है किसी का उन चारों में से इनकम नहीं आ रहा, हो सकता है कुछ और काम कर रहा है उससे इनकम आ रहा है, तो भाई वो अगर कोई दूसरा काम कर रहा है तो उसको सीधा मिक्स्ड इनकम में डाल दो, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, फिर यहाँ डायरेक्ट टैक्स भी ऐड करेंगे, डेप्रिशिएशन ऐड करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करेंगे और निफा ऐड करेंगे। अब देखो मैं सिंपली बोलूँ, फॉर्मूला यहीं तक है तुम्हारा, जो मैंने ऑलरेडी तुम्हें समझा दिया कि कैसे निकला। फिर डेप्रिशिएशन ऐड करना, ये तो GNP निकाल रहे हैं तो डेप्रिशिएशन ऐड किए, अगर NNP निकालते तो डेप्रिशिएशन माइनस कर देते। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स क्यों ऐड कर रहे हो तुम्हें पता है, सब्सिडी क्यों माइनस कर रहे हो ये भी तुम्हें पता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये ऐड करना होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जितना इनकम तुम्हारा आया इंडिया में वो ऐड करके बताओगे ना नेशनल इनकम, तभी तो निकलेगा। फिर आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, ये तो भाई और ईजी है। अब यहाँ तुम देखोगे इतने सारे फार्मूला, कुछ फार्मूला नहीं है, देखो तो क्या है। PFCE का फुल फॉर्म होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन शॉर्ट इसको हम लोग C बोलते हैं, जो कंजप्शन फर्म और हाउस होल्ड कर रहा है, बस यहाँ पे थोड़ा बड़ा नाम दे दिया गया। फिर होता है एक GDPI, ये क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक, यहाँ भाई कुछ गलत लिख दिया मैंने, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक है, नाम दूसरा होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो नाम फॉर्मूला देख लेना, ये सिंपली जो है आई है, इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है फर्म और हाउस होल्ड। ठीक है, एंड इसमें डेप्रिशिएशन इंक्लूड होता है, ये बात ध्यान रखना क्योंकि GNP निकल रहा है। एंड इंक्रीज अगर कोई होगा इन्वेंट्री में तो ऐड कर देंगे, डिक्रीज होगा इन्वेंट्री में तो माइनस कर देंगे। फिर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऐड कर दो, और क्या फिर X माइनस M, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। क्या यही फॉर्मूला है? बस इसको थोड़ा सा बाइफर्केट कर दिया गया, जो फॉर्मूला मैंने बताया उसी को बस उन्होंने बाइफर्केट किया है। ठीक है, उसका वैल्यू एडेड मेथड, ये तो भाई सबसे इजी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। जो भी फाइनल वैल्यू का गुड आया उसमें इंटरमीडिएटरी कॉस्ट जो होगा वो हटा दोगे, तो उससे मेरा क्या आ जाएगा? GDP आएगा। देखो एक बात ध्यान रखो यहाँ पर, ये फॉर्मूला GNP का नहीं है, ये फाइनल वैल्यू माइनस, इससे मैंने तुम्हें बताया कि ये आता है GDP आता है ना। अब GDP, D से तुमको N में आना है, डोमेस्टिक से नेशनल में आना है, तो सिंपली तुमको NFIA ऐड करना होगा। क्योंकि भाई अभी तक हम लोग देश के अंदर थे, देश के बाहर अब हम लोग जा रहे हैं, नेशनल पे जा रहे हैं, तो नेशनल पे कैसे जाएंगे? जब नेशनल वाला चीज़ ऐड करेंगे, तो नेशनल वाला चीज़ ऐड कर रहे हैं हम लोग, निफा। जितना इनकम हमें आया, जितना हमारा गया, माइनस करके वो निकलता है निफा। तो क्या D से N में जाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? बस निफा ऐड कर रहे हैं। अब ये सब फॉर्मूला तुमको याद करने का ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ तुम्हारा डाउट आएगा कि GVA क्या है, तो भाई GDP को ही शॉर्ट में इस मेथड में GVA भी बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड, सेम ही बात है।
ठीक है। फिर एफसी क्या होगा, देखो सिंपली है भाई, एमपी यहाँ तुमको निकल गया, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी माइनस कर दिए तो क्या एफसी निकला। क्या ये मैंने तुम्हें बता दिया कि कैसे निकलेगा। ठीक है। अब आते हैं मेन, नेशनल इनकम का मेन फॉर्मूला ये है एनएनपी। एनएनपी तो देखो सिंपली मैं बोलूँ, अच्छा रुक जाओ, ठीक है, इसको मैं अभी समझाता हूँ एकदम खतरनाक वाला। मैंने पढ़ा, लेट सपोज 100 रुपये का मैंने गुड्स प्रोड्यूस किया, ठीक है, एंड इंटरमीडिएटरी कॉस्ट मेरा ₹30। ठीक, तो मेरे को एनएनपी एफसी निकालना है, ठीक है, नेशनल इनकम निकालना है। अब मैं कैसे निकालूंगा, देखो, तो सबसे पहले जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, जीडीपी एमपी का फॉर्मूला क्या है, टोटल वैल्यू माइनस इंटरमीडिएटरी कॉस्ट। टोटल वैल्यू कितना था मेरा 100, जिसमें से 30 रुपये मैंने कहीं से मंगवाया, तो मैंने नेट वैल्यू कितना ऐड किया, 70 रुपये का मैंने वैल्यू ऐड किया। तो ये मेरा क्या हो गया, जीडीपी एमपी। ठीक है, हमको निकालना क्या है, एनएनपी एफसी। अब ये निकलने के बाद हमको और कोई फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं बस अल्फ़ाबेट के साथ खेलूँगा। कैसे, जी से मेरे, अब यहाँ मैं लिखूँगा एनएनपी एफसी। ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखो ऐसे, अब मैं देखो तुम्हारे सामने फॉर्मूला बनाता हूँ, एनएनपी एफसी फॉर्मूला तुम्हारे सामने बना के देता हूँ। देखो सबसे पहला देखो, जीडीपी एमपी, तो सबसे पहले एमपी से एफसी में जाना है। क्या करना है, एमपी से एफसी में जाना है। तो क्या होगा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। क्यों मैंने किया ये तुम्हें क्या पता है कि भाई मार्केट प्राइस में मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड किए थे। जब एफसी से मैं एमपी आता था तो यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस घटाऊंगा, और सब्सिडीज़ मैंने उस समय माइनस किए थे तो इस समय ऐड करूंगा। ठीक है, तो इससे मेरा अब जीडीपी एमपी बन चुका है एफसी। अभी देखो मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया भाई, जो मैंने तुम्हें बताया बस उतना ही कर रहा हूँ। लेट सपोज ये 70 रुपये, ये मान लो कुछ भी मान लो, ये 10 रुपये, ये 5 रुपये। ठीक है, तो 70 माइनस 10 प्लस 5, तो मेरा अभी एनएनपी एफसी अभी मेरा क्या हो गया, ये अब क्या बन चुका है, ये मेरा क्या बन चुका है। ठीक है, ये मेरा बन चुका है कितना, ये कितना हो गया, 70 माइनस 60 65। ये 65 अब क्या है, ये जीडीपी एफसी है। क्या ये एफसी है, क्या मैंने एमपी को एफसी में ले आया। ठीक है, एक काम तो हो गया, नीचे वाला काम तो हो गया। अब देखो क्या क्या करना है, यहाँ एन है, यहाँ जी है। जी से एन में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो मैंने बोला था जी और डेप्रिसिएशन शादीशुदा है, तो दोनों साथ साथ है। जी है तो उसका मतलब डेप्रिसिएशन है। जब यहाँ जी खत्म हो रहा है, जी के जगह एन आ रहा है, तो सिंपली बात है 65 में डेप्रिसिएशन घटेंगे तो ये बच जाएगा एनडीपी एफसी। क्या यही हो जाएगा कि नहीं, जी एन में बदल जाएगा अगर हम डेप्रिसिएशन घटा देंगे। लेट सपोज डेप्रिसिएशन 5 है, एनएनपी एफसी, तो ये कितना बचेगा 60 एनडीपी एफसी। क्या मैंने जी को एन में चेंज कर दिया। ठीक है, क्या धीरे धीरे हमारा पहुंच रहा है जहां तक हमें पहुंचना है। हाँ, अब बचा क्या, एफ सी मैंने चेंज कर दिया, एन पी तो वैसे ही रहता है, एन मैंने चेंज कर दिया, बच गया ये डी। अभी मैं डोमेस्टिक में घूम रहा हूँ, क्या मैं अब नेशनल में जाऊँगा, द आंसर इज यस। मेरे को नेशनल में जाना, और नेशनल में जाना होता है तो मैं क्या करता हूँ, उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देता हूँ जितना पैसा आया। लेट सपोज मैंने इंडिया से 30 रुपये कमाया और इंडिया से पैसा कितना गया, 10 रुपये चला गया, तो उसका ऐसा नेट वैल्यू करके निकलता है। तो 60 में कितना बचा, 20 प्लस 20। ठीक है, तो क्या ये 80 तुम्हारा नेट नेशनल इनकम एनएनपीएफसी तुम्हारा यही नेशनल इनकम आंसर है, यही तो तुम्हारा आंसर है। क्या मैंने कोई फॉर्मूला पढ़ा, सिंपली मैं बस अल्फ़ाबेट को चेंज कर रहा हूँ एंड मेरा आंसर निकलते जा रहा है। आई होप कि तुम्हें यहाँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई उतना फॉर्मूला नहीं है, पता है इसको डिटेल में देना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं इन्होंने दिया। पूरा नेशनल इनकम डिटेल में देना चाहिए था बट नहीं दिया। भाई इकोनॉमिक्स में पहली बार पढ़ा रहा हूँ।
इससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स मतलब ऑफलाइन पढ़ाया है, मतलब ऐसा यूट्यूब पे नहीं पढ़ा है। ठीक है, 11 12 को तो बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ाया है भाई, ये मेरा फेवरेट चैप्टर हुआ करता था 11 12। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बस यही तो फॉर्मूलेज हैं। एंड अब बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। जो भी इनकम जनरेट हुआ है विद इन द कंट्री उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। एंड इसमें क्या क्या इंक्लूड है यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, एंड वही वाला बात है, अब यहाँ से तुमको थोड़ा सा रटना पड़ेगा फॉर्मूला। क्या क्या? प्राइवेट इनकम, इनकम अर्न बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, इनकम अर्न बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ये फॉर्मूला तुमको रटना पड़ेगा। पर्सनल इनकम का ये जो फॉर्मूला है ये तुमको रटना होगा। एंड उसके अलावा डिस्पोजल इनकम का जो फॉर्मूला है वो तुमको रटना होगा। एंड इसी के साथ एक पर कैपिटा इनकम है, वो क्या है देखो, एवरेज इनकम ऑफ द पीपुल इन अ पार्टिकुलर ईयर, उसी को हम लोग पर। अब पर कैपिटा इनकम क्या होता है देखो, सिंपली जितना नेशनल इनकम आया उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो वो तुम्हारा निकल जाएगा पर कैपिटा इनकम। ठीक है, एंड अगर रियल पर कैपिटा इनकम निकालना है तो रियल नेशनल इनकम से पॉपुलेशन को डिवाइड कर दो, यही तुमको करना होगा। एंड बस ये जो रटने वाला है ये डिफिनेशंस तुमको, ये जो फॉर्मूले है ये तुम्हें याद करने होंगे, क्योंकि इसको मैं समझा सकता हूँ बट अब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तुम्हारे बुक में दिया भी नहीं है तो कोई यूज़ है नहीं, आगे भी तुमको करना नहीं है, इकोनॉमिक्स का यहीं तक सफ़र था। तो बस इतना ही है। एंड अब इसके बाद मैं एक और वीडियो जा रहा हूँ बनाने बिजनेस इन्वायरमेंट का, तब तक ये देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट। एंड आई होप कि तुम्हें अच्छा से समझ में आया होगा। एंड मिलते हैं रात में, मैं बिजनेस इन्वायरमेंट डाल दूंगा, तब तक ये देख लो आराम से। ठीक है, बाय बाय।